नमस्कार दोस्तों, मेरे इस लाइव में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से लोग लगातार इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुद्दा ही ऐसा था दोस्तों, एक पिता होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, ये एक ऐसा मुद्दा है जो रात को सोने नहीं देता है दोस्तों। यूक्रेन में इस वक्त हमारे 18,000 बच्चे फंसे हुए हैं। सब गुहार लगा रहे हैं, सब डरे हुए हैं, कुछ लोग बंकर्स में छुपे हैं। आपने वो वीडियो आज देखा होगा, कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां पोलैंड बॉर्डर पे पहुंची और पोलैंड बॉर्डर के जरिए वो पोलैंड में घुसना चाहती थी। पोलैंड की पुलिस ने, वहां की जो बॉर्डर पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, मारा। वो बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर थी। मगर आज मैं आपसे कुछ और कहने आया हूं दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। एक ऐसे वक्त जब हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शोभा देता है कि वो यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों पर उत्तर प्रदेश में वोट्स मांगे? सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों पर वोट्स मांगना चाहिए, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि अभी तो सिर्फ 3 फ्लाइट्स हमारे बच्चों को लेकर आई हैं, करीब 400 बच्चों को। अन्य तमाम देश जो हैं वो अपने बच्चों को निकाल चुकी हैं। हमने वैसे ही देरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने हमारे प्रधानमंत्री ने आज कहा क्या, और फिर मैं उन बच्चों की बात करूंगा। सुनिए। चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, इसमें दो राय नहीं है कि सरकार काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि 90 के दशक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो करीब 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को वहां से निकाला गया था। क्या उस वक्त सरकार ने इस तरह से अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने निकाल दिया और अभी तो निकले भी नहीं है यूक्रेन से बच्चे? रो रहे हैं, उनकी रुदाली आपने देखी है, हृदय विदारक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह चीज मुझे सिर्फ इसलिए इफेक्ट नहीं कर रही क्योंकि मैं एक पिता हूं, बल्कि इसलिए भी इफेक्ट कर रही है, इसलिए भी मुझ पर असर डाल रही है क्योंकि उन तमाम मां बाप का फोन मेरे पास आ रहा है। वो लोग अपनी दर्द भरी दास्तानें मुझे सुना रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन बच्चों की आवाजें सुने और इन बच्चों जो है वो किस दर्द से गुजर रहे हैं उसे आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है इस देश की जनता होने के नाते, क्योंकि ये बहुत ही हृदय विदारक है। दोस्तों, मैंने आपसे जिक्र किया था कि किस तरह से पोलैंड के बॉर्डर में हमारी बच्चियों को मारा गया है, पीटा गया है। वो बच्चियां जो पोलैंड के रास्ते वहां घुसने का प्रयास कर रही थी। ये वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से हमारी बच्चियों को मारा गया। सुना आपने? कोई व्यक्ति ये बोल रहा है, देख यार कैसे मार रहे हैं लड़कियों को। इस तरह से हमारी बच्चियों को पीटा गया है पोलैंड के बॉर्डर पर। और ये सरकार जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस मुद्दे पर वोट्स मांग रही है। खैर, मुझे हैरत नहीं होती है क्योंकि आपको याद होगा कि जब पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, तो इस सरकार से किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि हमारे वो 40 जवान शहीद क्यों हुए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्यों। इस सरकार को पुलवामा के मुद्दे पर कटघरे में रखा जाना चाहिए था, मगर सरकार उस एक पुलवामा की घटना पर 2019 के चुनाव जीत जाती है। कितने शर्म की बात है कि यह सरकार जो है इस मुद्दे पर वोट्स मांग रही थी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं दोस्तों, और मैंने देखा कि एक लड़की जो है लखनऊ की, और
गरिमा नाम है उसका, वो गुहार लगा रही है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप गरिमा को सुनिए। लखनऊ की गरिमा है ये। तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी है, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सोचे थे। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए। पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। आप सुने गरिमा क्या कह रही है कि रशियन फोर्सेस ने हमारी लड़कियों को किडनैप कर लिया। यह दावा लखनऊ की गरिमा कर रही है और व्हाट्सएप पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि रशिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है कि अगर भारतीय बच्चे साथ में तिरंगा रखें तो हम आसानी से उन्हें जाने देंगे। यह चाय वाले का कमाल है। यह व्हाट्सएप संदेश आपके व्हाट्सएप पर भी आया होगा, मगर आपने गरिमा को सुना। गरिमा कह रही है कि रशियन फोर्सेस ने हमारे बच्चों को मारा और लड़कियां कहां चली गई कोई नहीं जानता। किस खौफ से गुजर रहे हैं हमारे बच्चे। एक तो बच्चों का पहलू है, दूसरा मां बाप का पहलू। आप कल्पना कीजिए जो मां बाप अपने बच्चे को इस हालत में देख रहे होंगे वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और हमारी बेशर्म पॉलिटिकल पार्टीज इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में वोट्स मांग रही है। कहां गई इनकी इंसानियत, बताइए ना। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, मगर यह सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए जब आप एक बहुत बड़ी सभा के सामने यह कहते हैं कि हम ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अपने बच्चों को वहां से ला रहे हैं। अभी तो सिर्फ 400 बच्चे पहुंचे यहां पर। और दुख की बात यह है दोस्तों, ये रुदाली की तमाम आवाजें आपको किसी चैनल पर सुनाई नहीं देंगी। ये तमाम आवाजें आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुनाई देंगी और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स में भी। आप लगातार अगर मेरा मंच देख रहे हैं फेसबुक मेरे पेज पर, मैं आपको लगातार यूक्रेन में क्या हो रहा है, तमाम बारीकियां, मुद्दा क्या है, किस तरह से लोग परेशान हैं, ये लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्योंकि मैं न सिर्फ इस देश का नागरिक हूं, एक पत्रकार भी हूं, और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, मैं एक पिता भी हूं। मेरे बच्चे 17 और 13 साल के हैं और मैं समझ सकता हूं कि खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अगर वो कभी ऐसे हालात में हो तो मैं बतौर पिता खुद को किस अजीबोगरीब हालात में देखूंगा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जिसका शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन की। आप जानते हैं ताजा तरीन खबर क्या है? 2 बड़ी खबरें हैं। खार्किव, जहां पर रशियन सेना ने हमला किया था, वहां पर यूक्रेन का कब्जा फिर से हो गया, यानी कि यूक्रेन की सेना ने उन्हें खदेड़ दिया है। मगर अब खबर यह आई है, नेटो को धमकाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैं अपने परमाणु हथियार स्टैंड बाय पर रख रहा हूं। यह आदमी दुनिया के ताकतवर लोगों में से है और यह इतनी आसानी से परमाणु हथियारों की बात कर रहा है। और आप लोगों में से जो लोग, और सबसे दुख की बात यह है, इस देश में व्लादिमीर पुतिन के बड़े समर्थक है, क्योंकि भारत जो है वो खामोश है पूरी तरह से रूस के ऊपर। जी न्यूज जैसे चैनल्स जो हैं वो लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं कि ये वो पुतिन है जो घर में घुसकर मारता है। इनको शर्म आती है। जी न्यूज पर मैंने एक और कार्यक्रम देखा कि अब एटम बम फटेगा। ऐसे कौन बोलता है भाई? क्या आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि जो मां बाप यहां भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा बैठकर ये तमाम कार्यक्रम देखते हैं, ये तमाम न्यूज चैनल्स देखते हैं, आपको अंदाजा है उनके साथ क्या गुजर रही होगी?
उन पर किस तरह का दोजक, किस तरह के नर्क से वो लोग गुजर रहे होंगे। वाकई हम अपने अंदर की सेंसिटिविटी को, हमारे अंदर की जो संवेदनशीलता को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं दोस्तों। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर हम सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। कितने बच्चों की रुदाली की आवाज आ रही है दोस्तों। कई ऐसे, आप जानते हो, मैंने एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर मैंने एक बच्चे को बताया था जिसका नाम था राशिद रिजवान। आप जानते हैं राशिद रिजवान, शायद इसने सीएए के खिलाफ भी प्रदर्शन किया होगा। सबसे पहले बीजेपी का जो माउथ पीस है ऑप इंडिया, उसने उस पर पूरा एक आर्टिकल कर दिया कि ये वही आदमी है जिसने नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन किया था। अरे भाई, आंदोलन किया तो कोई गुनाह थोड़ा ना कर दिया। फिर आप जानते हैं, अंबानी के न्यूज चैनल का एक एंकर कहता है राशिद मियां कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। ये वही है माय डियर फ्रेंड जिनके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने कुछ बहुत अच्छा कहा था, याद है आपको? वो क्या बीडी कुछ ऐसा है ना। वो हमारे बच्चे किन हालात से गुजर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। कई जो बच्चे हैं वो लोग यूक्रेन के बीचों बीच फंसे हुए हैं, जो लोग बॉर्डर पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं, आज मैंने एक गुजराती बच्चे को सुना। वो गुजराती बच्चा कह रहा था कि मैं बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा था मगर यूक्रेन के सैनिक मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। यूक्रेन के सैनिक उससे यह कह रहे थे कि भाई, तुम्हारे देश ने तो रशिया का समर्थन किया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, उन्होंने जो भी कदम उठाया मैं उसके साथ हूं। आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद था कि यह सरकार इस कदर, खासकर बीजेपी इस कदर इनसेंसिटिव हो चुकी है कि इस मुद्दे पर आप अपना काम कीजिए ना। आप वोट्स मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस मुद्दे पर वोट्स मांग रहे हैं। और बच्चों की आवाज सुनिए, उनकी बेबसी सुनिए। ये रोमानिया बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है। 1000 किलोमीटर यहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक जाना मुमकिन ही नामुमकिन है। ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम जा सकते हैं। एम्बेसी ने कुछ भी अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है खार्किव शहर के लिए। एम्बेसी ने जो बच्चे ले जाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ रोमानिया से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चन्नीर्स की एक जगह है जो कि रोमानिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से तो बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो असली जगह ये जो खार्किव, जो यूक्रेन का एंड है ईस्ट साइड में, जो रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। 7000 टोटल 20,000 स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, उसमें से 7000 स्टूडेंट यही हैं क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यही हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया था, कई बच्चे बीचों बीच फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। दुख की बात यह है कि इसे संबोधित करने के बजाय सरकार अब भी इस पर राजनीति कर रही है। आपको याद होगा, जब बच्चे पहुंचे तो 2 मंत्री उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। कौन 2 मंत्री? पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और वहां पर भी वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को आपकी बड़ी परवाह है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। अरे बिल्कुल कर रहे हैं, मगर मोदी जी व्यक्ति विशेष नहीं कर रहे हैं। यह एक सरकार का एफर्ट है, विदेश मंत्रालय का एफर्ट है, रक्षा मंत्रालय का एफर्ट है, हमारी एजेंसीज का एफर्ट है, उनकी कोशिशें हैं। और आप इस मुद्दे पर इस कदर सियासत कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। लगातार इस तरह की हरकतें होती हैं दोस्तों। वाकई मैं निशब्द हूं। हमारे बच्चे अभी भी नहीं लौटे हैं और यह सरकार, जो कि एक ऐसा प्रयास जो अधूरा है, उस प्रयास पर भी वोट्स मांगने का काम कर रही है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपनी तमाम रैलीज को कम करके या खत्म करके पूरी तरह से इस पर लग जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकार कोशिश कर रही है, मगर आप भी देख रहे हैं कि सरकार की क्या प्राथमिकता है। आप भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रायोरिटी है, क्या प्राथमिकता है। उनकी प्राथमिकता सिर्फ वोट्स हासिल करना है। उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश है। आज भी वो बनारस में एक मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके लिए उन्हें वोट्स मिल जाएंगे। 18,000 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी परवाह ही नहीं। और सबसे दुखद बात क्या आप जानते हैं दोस्तों? सबसे दुखद बात यह है कि इस सरकार के समर्थक, भाजपा के कई समर्थक उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुमसे किसने कहा था यूक्रेन में जाके पढ़ने के लिए। कुछ लोग उनसे कह रहे हैं अरे तुम तो धन्ना सेठ हो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, अब क्यों रो रहे हो। सरासर गलत। सबसे पहले क्या आप जानते हैं जो यूक्रेन में हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस से सस्ते हैं। इसलिए यूक्रेन में जाके जो पढ़ाई करते हैं वो लोग पैसे की कमी की वजह से यूक्रेन जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ताना दे रहे हैं कि तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, अमेरिका, इस्राइल, इन तमाम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट के तहत अपने पहले ही नागरिकों को हटा दिया था। यह फैसला सरकार करती है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति नहीं करता है कि अच्छा अब मेरे को आ जाना चाहिए। फरमान सरकार को बहुत पहले भेज देना चाहिए था, मगर सरकार का ध्यान पूरी तरह से चुनावों की तरफ था। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। वहां खड़े होकर क्या बोल रहे थे? दीदी, ओ दीदी, बोल रहे थे कि नहीं वो? दीदी, ओ दीदी। अब दीदी को तो आप कुछ नहीं कर पाए, दीदी ने आपको रौंद दिया बुरी तरह से। उल्टा पूरा ध्यान आपका पश्चिम बंगाल की चुनावों की तरफ था। दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हो गई। अब भी उत्तर प्रदेश चुनावों की तरफ इनका ध्यान है। मैं ईश्वर से यही कल्पना करता हूं कि हमारे बच्चे सुरक्षित आ जाएं, व्लादिमीर पुतिन को भगवान अक्ल दे दे। वो आदमी न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय पर रख रहा है, नेटो को धमकाने के लिए, यूक्रेन को धमकाने के लिए। मैं उन बच्चों की रुदाली को बर्दाश्त नहीं कर पाया दोस्तों। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि वो लोग सुरक्षित आएंगे, वरना अगर कुछ हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है उनके मां बाप के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए आने वाली न जाने कितनी रातें हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएंगी, हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाएंगी। आप और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हालात नहीं बिगड़ेंगे, बेहतर होंगे। आप लोग सब मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मैं अहम मुद्दों पर आपके साथ मिलते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।